नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में क्षेत्रीय संघर्षों से हो रहे व्यापक नुकसान पर चिंता जताई। कहा, भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से स्विट्जरलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर। वार्ता से द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती। तो पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड के दौरे पर। और फर्जी साइन मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से करीब 6 घंटे तक की पूछताछ। जवाबों से असंतुष्ट जांच एजेंसी ने अभिषेक को 14 जून को दोबारा किया तलब। पश्चिमी एशिया में बंधी शांति की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए हमले रोके। कहा, इस हफ्ते लग सकती है पीस डील पर मोहर। ईरान ने कहा, डील पर अभी नहीं हुआ है कोई अंतिम फैसला। मौसम का बदला मिजाज। दिल्ली एनसीआर में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट। वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश की चेतावनी। और फीफा विश्व कप 2026 का रंगारंग आगाज। पहले मैच में सह मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से स्विट्जरलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्लेमेंट और स्विट्जरलैंड की आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। गोयल स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी और भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते के कार्यान्वयन पर बातचीत को आसान बनाएगी। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। फर्जी हस्ताक्षर मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने कल करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान अभिषेक कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसलिए एजेंसी ने उन्हें एक बार फिर 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के अनुसार कल भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक कई सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। सीआईडी अधिकारी अभिषेक के गोलमोल जवाबों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद सीआईडी ने उन्हें समन जारी कर फिर से पूछताछ के लिए तलब किया है। पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी सीधे तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के आवास पहुंचे। और आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी से इससे पहले कोयला तस्करी और स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई भी कई बार पूछताछ कर चुकी है। इस बार उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम राहत मिलने के बाद सीआईडी के समक्ष पेश होना पड़ा। और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ चल रहे हेट स्पीच मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान टांडा कस्बे में हुई एक चुनावी जनसभा से जुड़ा है। उस समय आजम खान समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। आरोप है कि उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी।
उन पर धार्मिक आधार पर लोगों को भड़काने और चुनाव को नफरत की राजनीति से जोड़ने वाला बयान देने का भी आरोप है। इस मामले में 8 अप्रैल 2019 को टांडा थाने में आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। तभी से ये मामला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले बीते बुधवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान चुनावी जनसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले वीडियोग्राफर की गवाही पूरी कराई गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई गति देंगे और स्लोवाकिया के साथ तकनीक, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरे का फोकस रक्षा सहयोग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, स्टार्टअप्स और उभरती प्रौद्योगिकियों पर रहने वाला है। 13 से 18 जून तक होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारत की यूरोप नीति और वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री सबसे पहले फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे, जहां 14 जून को उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से होगी। दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, जिसे इस वर्ष और ऊंचे स्तर पर ले जाया गया है। नीस में दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स हिस्सा लेंगे। इसे दोनों देशों के बीच बढ़ती इनोवेशन साझेदारी का बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री इसके बाद फ्रांस के एवियन शहर में 16-17 जून को आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां भारत को एक पार्टनर देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। At the invitation of the Prime Minister of the Slovak Republic, His Excellency Mr. Robert Fico, our Prime Minister will pay a state visit to the Slovak Republic from 14 to 16 June. This visit is historic, as it would be the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovak Republic since its independence in 1993. Prime Minister will also interact with Slovak business leaders. Prime Minister will also hold talks with the President of Slovakia, Mr. Peter Pellegrini, at the Presidential Palace. G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी होने की संभावना है। पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक चुनौतियां और तकनीकी सहयोग भी चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और विस्तार देने पर भी जोर रहेगा। इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में आयोजित होने वाले भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जहां भारतीय स्टार्टअप्स अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will begin his visit to France in Nice. This visit is at the invitation of President of France, His Excellency Mr. Emmanuel Macron. This is Prime Minister's 7th official visit to France. During the visit to Nice, Prime Minister will hold comprehensive discussions with President Macron, covering full range of areas of our partnership, as well as they will exchange views on regional and international issues of importance. Prime Minister Modi will also jointly inaugurate Bharat Innovates along with President Macron. Advanced computing, biotechnology, agri-tech, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में काम कर रही भारतीय स्टार्टअप्स वैश्विक निवेशकों और कंपनियों के सामने अपनी संभावनाएं पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कई निवेश समझौते और कारोबारी साझेदारियां भी सामने आ सकती हैं। दुनिया भर से करीब 300 कंपनियों और निवेशकों के इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। दौरे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो के निमंत्रण पर हो रही ये यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र होने के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी।
प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। दोनों देश व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी सहयोग तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि ये यात्रा मध्य यूरोप में भारत की बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक मौजूदगी को और मजबूत करेगी। अखिलेश सुमन के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फ्रांस के नीस शहर में 14 से 16 जून तक भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम से उभर रहे डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर विनीत जोशी ने बताया कि शिक्षण संस्थानों में रिसर्च पार्कों के जरिए भी डीप टेक को काफी मदद मिली है। साथ ही उन्होंने बताया कि एक लंबी प्रक्रिया के भारत इनोवेट्स जैसे मंच के लिए 120 स्टार्टअप्स का चयन हुआ है। शिक्षण संस्थान में पढ़ाई के अलावा जो इंडस्ट्रियल पार्क्स थे, जो रिसर्च पार्क्स थे, इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया कि कैसे जो लैब टू मार्केट की जो प्रधानमंत्री जी की सोच है उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सके, और यहाँ पे ये कनेक्ट मिला। तो इसको देख करके सोचा गया कि अगर एक ऐसा मंच लोगों को दिया जाए तो ये था कि शुरू में हम पूरे के पूरे देश से जो स्टार्टअप्स हैं अलग अलग सेक्शन, उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में उनसे उनको बुलाएं और एक उनकी प्रतियोगिता से कराएं। तो हमने प्रतियोगिता करी, करीब 1200 से ज़्यादा इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये करीब प्रक्रिया हमारी 6 महीने तक चली। और पहले 1200 थे, 1200 से फिर हम 900 पे आए, 900 से फिर 300 पे आए और 300 से फाइनली हमने 120 के करीब स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया। डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा कि इस बड़े वैश्विक मंच पर लोग भारतीय स्टार्टअप्स के प्रति जरूर आकर्षित होंगे। अगर आप जो ये 120 स्टार्टअप्स हमारे जा रहे हैं बाहर पार्टिसिपेट करने, उसमें देखें तो उसमें आप हर एक में यह पाएंगे कि उनके अंदर में ये यूनिकनेस है। या तो वो एक बहुत ही कम कॉस्ट पे किसी चीज़ को कर दे रहे हैं, या वो ऐसी यूनिक चीज़ लेकर के आए हैं जो कि बहुत बड़े एरिया के लिए या बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करी जा सकती है, या तीसरी चीज़ है कोई चीज़ बहुत जल्दी करी जा सकती है। तो ये 3 तरीके की विशेषताएं हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि विश्व डेफिनेटली जब हम इनको जा कर के वहाँ दिखाएंगे नीस में, फ्रांस में, तो सारे के सारे विश्व इसकी तरफ आकर्षित होगा और डेफिनेटली जो भारत का नाम एक सॉफ्ट टेक्नोलॉजिकल पावर है उसमें आगे बढ़ेगा। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार, धक्के तो हमने खाए थे घने। हमारे टाइम पे ऐसे ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें बावड़ी होगी से। हम तो बस एक कीड़ा खा के प्रैक्टिस ठोका करते थे। और तुमने डाइटिशियन, फिजियो, कंडीशनिंग कोच सब मिल रहा है, तो मेडल तो आवेगा ही। अभी तो मन के ठंड ना पड़े, अभी घना जीतना बाकी से। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिनलैंड में आयोजित 4वीं कुलतारंता वार्ता में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और बदलाव ला रहे हैं।
उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने भी ये दोहराया कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि आज तक किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ है, जबकि यूरोपीय हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के विकास, ऊर्जा सुरक्षा और सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए असम और नागालैंड के बीच सीमा क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज का रास्ता खुल गया है। केंद्र सरकार की पहल पर दोनों राज्यों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच हुए इस ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते को न केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, बल्कि ये वर्षों पुराने सीमा विवाद के समाधान की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस समझौते से पूर्वोत्तर में निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर में विकास को गति और आर्थिक उन्नति के तहत गुरुवार को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों की खोज और उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई। असम नागालैंड सीमा पर विवादित क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों की खोज और उत्पादन के लिए नागालैंड सरकार, असम सरकार और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को प्रधानमंत्री के विकसित उत्तर पूर्व की संकल्पना को पूरा करने वाला बताया। हम ऐसे क्षण के साक्षी बन रहे हैं जो कई प्रकार से इतिहास में आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समृद्ध उत्तर पूर्व, विकसित उत्तर पूर्व, इसकी संकल्पना उत्तर पूर्व और भारत के सामने रखी है, आज इसमें बहुत बड़ा हर्डल हमने दूर करने का काम किया है। राष्ट्र प्रथम की भावना राजनीतिक दलों, उनकी नीतियां और व्यक्ति के लिए तो समझ सकते हैं, मगर आज मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्तर पूर्व राष्ट्र प्रथम की भावना से ये समझौता कर कर आगे बढ़ रहा है। जिस स्पिरिट में आज का ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग केंद्रीय सरकार और नागालैंड और असम की सरकार में जो कंक्लूड हुआ और इसमें जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, मुझे पूरा विश्वास है सर कि आने वाले समय में जो भी पहले समस्याएं थी दैट दे कैन बी ओवरकम। इस मौके पर असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इस समझौते से इस पूरे इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। ये समझौता ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब दुनिया संकट का सामना कर रही है और भारत बहुत अधिक दरों पर हाइड्रोकार्बन का आयात कर रहा है। लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हाइड्रोकार्बन पर यह व्यवस्था पूरी निष्ठा के साथ लागू की जाएगी। This arrangement on hydrocarbon will be implemented in letter and spirit. Oil operation is a milestone. तेल अभियान न केवल उत्तर पूर्व क्षेत्र बल्कि पूरे देश की प्रगति में एक मील का पत्थर है। माना जा रहा है कि समझौते से दशकों से लंबित सीमा विवाद के कारण रुकी हुई तेल और गैस की खोज को फिर से शुरू होने से जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं घरेलू उत्पादन बढ़ाने से भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता भी कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राजधानी दिल्ली के दक्षिण इलाके के तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाके में कल देर रात एक 5 मंजिला इमारत में
भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर कई वाटर टेंडर और साथ में ब्रीदिंग सपोर्ट यूनिट और क्विक रिस्पांस वाहनों को रवाना किया। शुरुआती जांच के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर के पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और प्रशासन ने इस अग्निकांड की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्य पूर्व में तनाव के कारण आए आर्थिक झटकों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट में ये भविष्यवाणी की गई है। इसके साथ ही देश की विकास दर में भी बढ़ोतरी की गई है। अपनी ताज़ा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर को 2026 के लिए बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, जो कि जनवरी के अनुमान में 6.5% थी। वहीं वर्ल्ड बैंक ने 2027 के लिए विकास दर अनुमान को 7.2% पर निर्धारित किया है, जो कि पहले 6.6% था। इसकी वजह उम्मीद से अधिक घरेलू मांग और अर्थव्यवस्था का मजबूत होना है। वर्ल्ड बैंक के डिप्टी चीफ इकोनॉमिस्ट अहियान कोसी ने कहा कि इस दौरान भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2026 में दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बना रहेगा। 2028 में भारत की ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि ईरान के नेताओं से बातचीत के बाद उन्होंने ईरान पर निर्धारित हमलों को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है और इसे मंजूरी मिल गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मैंने आज शाम ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने आगे बताया कि चर्चाओं और अंतिम बिंदुओं को सभी पक्षों द्वारा मंजूर कर दिया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और अन्य देश शामिल हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नौसैनिक नाकेबंदी तब तक पूरी तरह से लागू रहेगी जब तक कि ये सौदा अंतिम रूप से पूरा नहीं हो जाता। इस पर हस्ताक्षर करने के समय और स्थान की घोषणा जल्द ही की जाएगी। वहीं ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि डील पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। फीफा विश्व कप 2026 भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हो गया है। मैक्सिको सिटी में हुई पहली ओपनिंग सेरेमनी में ग्लोबल म्यूजिक स्टार शकीरा, कोलंबिया के जे बाल्विन और एफ्रोबीट्स स्टार वर्ना बॉय, लैटिन म्यूजिक स्टार डैनी ओशन और मैक्सिकन सिंगर फेर ओल्वेरा ने परफॉर्म किया। उद्घाटन समारोह में मैक्सिको की संस्कृति की भी झलक देखने को मिली और कलाकार मैक्सिको की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। एस्टेका स्टेडियम में हुए उद्घाटन समारोह में हजारों प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी। वहीं प्रशंसक भी मैक्सिको की टीम की जर्सी के रंगों में रंगे नजर आए। मैक्सिको ने 40 साल बाद किसी फुटबॉल विश्व कप मैच का आयोजन किया। फुटबॉल विश्व कप 2026 के पहले मैच में सह मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। ग्रुप ए के इस मैच में मैक्सिको के लिए किनोनेज ने 9वें और जिमेनेज ने 67वें मिनट में गोल किए। खास बात ये रही कि इस मैच में 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें। नमस्कार।